Environment as a public facility. In recent years, while the courts have come out with strong orders on environmental issues, these have sometimes affected people's livelihoods adversely. अब कोर्ट जो है वो रिसेंट टाइम्स में एनवायरनमेंट को लेकर बहुत ज्यादा जो है अवेयर हो रहे हैं, बहुत सारे लॉज जो हैं वो निकल कर आ रहे हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। बट जैसे जैसे ये लॉज आते जा रहे हैं उनसे कुछ चीजों में तो हमें फायदा हो रहा है, बट बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जिनमें हमें नुकसान हो रहा है इन लॉज की वजह से, जो कि एनवायरनमेंट को सेफ करने की बात करते हैं। उन लॉज की वजह से भी बहुत सारे जो लोग हैं उनकी आजीविका पे, उनकी जो लाइवलीहुड है उन पे बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ रहा है। For instance, the courts directed industries in residential areas in Delhi to close down or shift out of the city. जैसे कि जो कोर्ट्स हैं उन्होंने क्या बोला कि दिल्ली में जो इंडस्ट्रीज हैं, जो मतलब फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप हो रखी हैं, वो रेजिडेंशियल एरियाज से, मतलब कि जो रिहायशी इलाके हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं, वहां से या तो अपने इंडस्ट्रीज को बंद ही कर दे पूरे तरीके से, या फिर वो रिहायशी इलाके से हटके कहीं और जो ऐसा इलाका है जहाँ इतने सारे लोग नहीं रहते, किसी ऐसे एरिया में जो सिटी से दूर है, बाहर है, वहां पे अपनी जो इंडस्ट्रीज हैं वो सेटअप कर लें। Several of these industries were polluting the neighborhood, and discharge from these industries was polluting river Yamuna because they had been set up without following the rules. अब इन इंडस्ट्रीज में से बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैला रही थी, बहुत ज्यादा प्रदूषण जो है वो कर रही थी। साथ ही साथ उन इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो डिस्चार्ज था, जो गंद थी, वो यमुना नदी को गंदा कर रही थी, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे, वो जो इंडस्ट्रीज हैं वो अपने डिस्चार्ज को, जो भी वो वेस्ट निकाल रही हैं, प्रोड्यूस हो रहा है वेस्ट उनके इंडस्ट्रीज में, उसको वो ट्रीट करे बिना ही, मतलब कि उसको साफ करे बिना, यूं कहें ऐसा बनाए बिना कि वो किसी भी वाटर बॉडी को या फिर किसी भी और तरीके से एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, इस तरीके का वो कोई ट्रीटमेंट नहीं देते थे, उसे एज इट इज जो है वो नदी में, यमुना रिवर में डंप कर देते थे। तो इस वजह से क्या होता था कि जो यमुना रिवर है उसका पानी बहुत ज्यादा जो है खराब होता जा रहा था। और ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि इन लोगों ने कोई भी जो रूल्स रेगुलेशंस है वो फॉलो नहीं किए थे। बट वाइल द कोर्ट्स एक्शन सॉल्व्ड वन प्रॉब्लम, इट क्रिएटेड अनदर। अब कोर्ट के इस तरीके के ऑर्डर से कि जो इंडस्ट्रीज हैं, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं, उन्हें रेजिडेंशियल एरिया से हटकर बाहर हो जाना चाहिए, इससे क्या हुआ, एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनको पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में नहीं रहना पड़ेगा, उन्हें इतनी ज्यादा जो दिक्कतें हैं वो नहीं झेलनी पड़ेंगी, वहां का उनके आसपास का जो पानी है वो खराब नहीं होगा। बट इसकी वजह से एक और प्रॉब्लम जो है वो खड़ी हो गई। बिकॉज ऑफ द क्लोजर मेनी वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब। अब जब वहां से इंडस्ट्रीज बंद हुई और कहीं और शिफ्ट हुई, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी जॉब चली गई। अदर्स वर फोर्स टू गो टू फार अवे प्लेसेस वेयर दीज फैक्ट्रीज हैड रिलोकेटेड। और बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत दूर ट्रेवल करके जाने के लिए मजबूर हो गए काम करने के लिए, क्योंकि मान लो पहले जो है वो फैक्ट्री जो है वो यहाँ सेटअप थी और आसपास के जो लोग हैं वो आराम से इस फैक्ट्री में आ जाते थे काम करने के लिए। बट अब फैक्ट्री जो है वो हटकर कहीं और ही, मान लो यहाँ पे शिफ्ट कर दी गई, जहाँ पे कि खाली एरिया है, यहाँ पे इतने ज्यादा लोग वगैरह नहीं रह रहे, तो इस जगह पे शिफ्ट कर दी। मतलब कि यहाँ पे जो वर्कर्स थे अब उनको यहाँ पे ट्रेवल करके जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करके यहाँ पे जाना पड़ेगा, और फिर उन्हें काम मिल पाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे जो लोग थे उनकी तो जॉब ही चली गई, और कुछ लोग जो है वो इतनी दूर जाने पे मजबूर हो गए। एंड the same problem now began to come up in these areas, for now these places became polluted. अब ऐसा तो है नहीं कि अगर रेजिडेंशियल एरिया में आप कोई डिस्चार्ज कर रहे हो उससे पानी गंदा होगा, और कहीं और अगर सेम डिस्चार्ज को आप नदी में बहाओगे तो पानी पॉल्यूटेड नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। मतलब कि सेम इंडस्ट्री है, वो सेम काम इस जगह पे कर रही थी, बस उसने अपनी इंडस्ट्री हटा के इस वाली जगह पे शिफ्ट कर दी, तो जो भी पॉल्यूशन वो कर रही थी वो इस जगह पे होने लगेगा। मतलब इस जगह पे तो नहीं हो रहा, बट जिस पे नई जगह पे जहाँ पे उसने शिफ्ट किया है, अब वो जगह पॉल्यूटेड होने लगेगी। तो मतलब एक जगह को तो तुमने पॉल्यूशन से बचा लिया थोड़ा बहुत, बट दूसरी जगह पे सेम दिक्कत आने लग गई। एंड द इशू ऑफ द सेफ्टी कंडीशंस ऑफ वर्कर रिमेन अनएड्रेस्ड। और जो लोगों की सेफ्टी की बात थी कि जो वर्कर्स वहां पे काम कर रहे हैं उनके सेफ्टी की बात जो है अभी भी नहीं हुई। तो चाहे वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं चाहे यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके लिए तो अनसेफ कंडीशन है ही। कि कुछ इंडस्ट्रियां जो होती हैं वो ऐसी होती हैं कि जो कुछ इस तरीके के काम करती हैं जिससे कि खुद जो काम करने वाले लोग हैं उनको जान का खतरा होता है। तो इंडस्ट्रीज को ये भी ध्यान रखना होता है कि वो वर्कर्स को पूरी सेफ्टी वगैरह प्रोवाइड कराएं। अब आपने रेजिडेंशियल एरिया से जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें दूसरी जगह पे शिफ्ट तो कर दिया, बट जो वर्कर्स हैं उनको इस चीज का उतना फायदा नहीं हुआ, जो उनको सेफ्टी मेजर्स वगैरह मिलने थे वो चीज नहीं हुई।
Recent research on environmental issues in India has highlighted the fact that the growing concern for the environment among the middle classes is often at the expense of the poor. अब environmental issues में जो recent research हो रही हैं, उनसे ये पता चलता है कि मिडिल क्लास के बीच में जो या फिर यूं कहें जो अमीर लोग हैं उनके बीच में एनवायरनमेंट को लेकर जो जागरूकता आ रही है, जो अवेयरनेस आ रही है, या फिर वो एनवायरनमेंट को लेकर जो सचेत हो रहे हैं, ये सारी चीजें जो है वो किस कॉस्ट पर हो रही हैं, मतलब कि जो अमीर लोग हैं वो साफ एनवायरनमेंट में रहें, इसकी कीमत कौन चुका रहा है? पुअर आदमी, जो गरीब है, वो इसकी कीमत चुका रहा है। So for example, slums needs to be cleaned as part of a city's beautification drive, or as in the case above, a polluting factory is moved to the outskirts of the city. अब जैसे कि कोई सिटी है और वो बहुत ज़्यादा गंदी है, वहाँ पे स्लम एरिया वगैरह है, तो लोग ये कह रहे हैं कि उसको साफ होना चाहिए, जो सिटी है वो साफ रहनी चाहिए, अगर साफ एनवायरनमेंट रहेगा तब हम सही से रह पाएंगे। तो जब सिटी को क्लीन किया जाएगा, और सिटी के क्लीन करने में एक बात ये भी आ रही है कि जो स्लम एरियाज है उनको भी क्लीन किया जाएगा, उनको हटाया जाएगा। इस वजह से क्या होगा कि जो स्लम एरियाज में रहने वाले लोग हैं उनको अपनी जगहें जो हैं वो छोड़नी पड़ेंगी, उन्हें कहीं और जाना पड़ेगा। तो मतलब जो अमीर लोग थे उनके सेफ्टी के लिए या उनके जो क्लीन एनवायरनमेंट उन्हें चाहिए था, उस चीज़ के लिए किसको अपनी जगहें छोड़नी पड़ रही हैं? स्लम जो ड्वेलर्स थे उन्हें। इसी तरीके से जो सिटी में रेजिडेंशियल एरियाज में जो इंडस्ट्रीज थी, उस एरिया में जो रेजिडेंशियल एरिया में रहने वाले लोग हैं उनको ताकि क्लीन एनवायरनमेंट मिल जाए, उसके लिए अब सफ़र कौन कर रहा है? वर्कर्स, जो वर्कर्स हैं, जो पहले उस इंडस्ट्री में काम करते थे, तो वो सफ़र कर रहे हैं क्योंकि उनकी जॉब चली गई, और कुछ लोग जो अभी भी काम कर रहे हैं उनको बहुत दूर जाना पड़ रहा है। तो जो पुअर आदमी है, जो गरीब आदमी है, उसको अभी भी सफ़र करना पड़ रहा है। And while this awareness of the need for a clean environment is increasing, there is little concern for the safety of the workers themselves. अब धीरे धीरे करके साफ जो पर्यावरण है उसके तरफ तो लोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसके लिए लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, बट फिर भी जो वर्कर्स की सेफ्टी है उसके लिए अभी भी लोग बात नहीं कर रहे, उसको अभी भी पूरे तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। The challenge is to look for solutions where everyone can benefit from a clean environment. तो अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हम जो मिडिल क्लास है या फिर जो अपर क्लास लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनकी सेफ्टी के बारे में तो सोचा जा रहा है, उनको तो किसी ना किसी तरीके से थोड़ा बहुत जो क्लीन एनवायरनमेंट है वो मिल रहा है, बट जो गरीब आदमी है उसको ये फैसिलिटी अभी नहीं मिल पा रही। तो हमारे लिए क्या सिचुएशन है आगे, हमारे लिए चैलेंज क्या है? वो ये है कि हमें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे कि दोनों ही लोगों को फायदा हो, जो अमीर लोग हैं उन्हें भी फायदा हो, वो भी क्लीन एनवायरनमेंट में रह पाएं, और जो गरीब आदमी है उसे भी सफर ना करना पड़े, उसे भी इस क्लीन एनवायरनमेंट और सेफ वर्किंग कंडीशन की जो है फैसिलिटी मिल पाए। One way this can be done is to gradually move to cleaner technologies and process in factories. तो एक जो तरीका है इस चीज को अपनाने का, मतलब कि ये जो मिड पाथ है कि दोनों को ही फायदा हो, गरीबों को भी और अमीरों को भी, इस सॉल्यूशन को पाने का जो एक तरीका है वो ये है कि हम इंडस्ट्रीज में ऐसी टेक्नोलॉजीज, ऐसे प्रोसीजर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, कि आपने इंडस्ट्री तो इधर से उधर मूव कर दी, बट ओवरऑल तो एनवायरनमेंट में जो अंतर है वो नहीं आया, क्योंकि पहले इंडस्ट्री यहाँ पे पॉल्यूट कर रही थी, अब यहाँ पे करेगी। तो जरूरत क्या है कि ये जो इंडस्ट्रीज है भले ही यहीं रहें, बट वो कुछ इस तरीके से काम करें, इस तरीके की टेक्नोलॉजीज यूज करें जिससे कि एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। तो इससे क्या होगा कि जो अमीर लोग हैं उन्हें भी साफ एनवायरनमेंट मिल जाएगा, गरीबों को भी साफ एनवायरनमेंट मिल जाएगा, एंड ओवरऑल जो लोग हैं वो सफर नहीं करेंगे, जो गरीब हैं उन्हें भी मजबूर होकर कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। और जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें कुछ ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जिससे कि जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाए। अगर उन्हें प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट्स वगैरह प्रोवाइड कराए जाएंगे, उनके बारे में सोचा जाएगा, तो इससे जो वर्कर्स हैं उनको भी बहुत ज्यादा जो दिक्कत है वो नहीं झेलनी पड़ेगी। The government has to encourage and support factories to do this. अब ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इंडस्ट्रीज को ऐसे टेक्नोलॉजीज, ऐसे प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करने के लिए एनकरेज करे जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हों। इट विल नीड टू फाइन दोज हु पॉल्यूट, और गवर्नमेंट को उन लोगों को फाइन करना चाहिए, उन पे जो है जुर्माना लगाना चाहिए जो कि एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं। This will ensure that the workers' livelihoods are protected and both workers and communities living around the factories enjoy a safe environment. अब इससे क्या होगा, अगर इंडस्ट्रीज प्रॉपर तरीके से एक ऐसी टेक्नोलॉजी या फिर प्रोसीजर अपनाएं जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, उससे क्या होगा कि जो वर्कर्स हैं उनके भी लाइवलीहुड पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी जिस तरीके से काम कर रहे थे वो करते रहेंगे, ना ही तो उनकी जॉब जाएगी और ना ही उन्हें कहीं दूर जो है काम करने के लिए जाना पड़ेगा। और साथ ही साथ इससे क्या होगा, जो लोग इंडस्ट्रीज के आसपास रह रहे हैं उनको भी एक साफ एनवायरनमेंट मिलेगा,
जो वर्कर्स हैं उन्हें भी साफ इन्वायरमेंट मिलेगा और ओवरऑल जो क्लाइमेटिक कंडीशन से हम जो क्लाइमेटिक इश्यूज से अभी हम फेस कर रहे हैं, उनसे जो डील कर रहे हैं, वो चीज़ें भी उतनी नहीं होंगी। Emissions from vehicles are a major cause of environmental pollution. तो जो environmental pollution हो रहा है, जो प्रदूषण हो रहा है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट कारणों में से एक कारण है जो गाड़ियों से पोल्यूशन होता है। आपने देखा होगा सड़कों पे जब चलते हैं तो गाड़ियों के पीछे से धुआं निकलता रहता है और हर एक गाड़ी जो है अगर इतना धुआं निकालेगी तो धीरे धीरे करके हम देखेंगे कि इतनी ज्यादा गाड़ियां चल रही हैं तो उनका मिला के कितना ज्यादा पोल्यूशन जो है वो हो रहा होगा। In a series of rulings 1998 onwards, the Supreme Court had ordered all public transport vehicles using diesel were to switch to compressed natural gas. अब 1998 onwards मतलब उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रूलिंग्स निकाली, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये कहा मतलब कि ऐसे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है उन सब में डीजल के बजाय क्या यूज होना चाहिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है वो एक क्लीनर फ्यूल है, मतलब कि इसकी वजह से पॉल्यूशन नहीं होता है, बहुत कम होता है। वहीं जो डीजल वगैरह हैं ये बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं वहां पे सीएनजी यूज होना चाहिए। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मूव, एयर पॉल्यूशन इन सिटीज लाइक दिल्ली केम डाउन कंसिडरेबली। अब इस मूव की वजह से क्या हुआ कि जो दिल्ली जैसी सिटीज हैं वहां पे एयर पॉल्यूशन, जो वायु प्रदूषण है, वो बहुत ही तेजी से कम हो गया। But a recent report by the Center for Science and Environment, New Delhi, shows the presence of high levels of toxic substance in the air. But जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है, इसकी एक रिपोर्ट से ये पता चला कि अभी भी जो दिल्ली जैसी सिटीज हैं वहां पे भले ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स ने तो सीएनजी जैसे फ्यूल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, बट फिर भी वहां पे जो हवा है वहां पे टॉक्सिक सब्सटेंसेस देखने मिलते हैं। तो इसका क्या कारण है? दिस इज ड्यू टू एमिशंस फ्रॉम कार्स रन ऑन डीजल rather than पेट्रोल एंड a sharp increase in the number of cars on the road. तो ये जो टॉक्सिक एयर है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जो हमें हवा में देखने मिल रही हैं, वो उन कारों की वजह से हो रही हैं जो कि डीजल पे चलती हैं पेट्रोल के बजाय, और धीरे धीरे करके ये जो नंबर ऑफ कार्स है वो बढ़ता जा रहा है। तो हमें देखने मिलता है कि जो लोग हैं अब धीरे धीरे करके सब जो है वो कार खरीदना चाहते हैं, सब अपने पर्सनल व्हीकल्स जो हैं वो चाहते हैं। और उनकी वजह से अब क्या हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ये व्हीकल्स बढ़ रहे हैं उसकी वजह से जो पॉल्यूशन है वो भी बढ़ता जा रहा है। इसीलिए हम दिल्ली जैसी सिटीज में हमें देखने मिलता है कि जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग स्टेप्स लेती है और वो कोशिश करती है कि इस पॉल्यूशन को कम किया जाए। जैसे कि आपने ऑड इवन का सुना होगा कि एक दिन जो गाड़ियां हैं वो सिर्फ ऑड वाली गाड़ियां चलेंगी, ऑड नंबर प्लेट वाली गाड़ियां, और दूसरे दिन जो इवन डेज हैं उस दिन इवन नंबर प्लेट वाली गाड़ियां ही चलेंगी। तो इससे क्या कोशिश की जाती है कि जो सड़कों पे गाड़ियां हैं उन्हें कम किया जा सके और जो पॉल्यूशन है वो कम हो जाए। वर्कर्स आउटसाइड क्लोज्ड फैक्ट्रीज, तो ये जो पिक्चर में आपको दिख रहा है ये एक फैक्ट्री बंद हो गई थी और उसके बाद जो वर्कर्स हैं इस तरीके से वेट कर रहे हैं, अब उनका जो काम है वो जा चुका है। Thrown out of work, many of the workers end up as small traders or as daily wage laborers. अब जब लोग जो हैं इस तरीके से काम से निकाल दिए जाते हैं तो वो फिर क्या करते हैं, वो या तो स्मॉल ट्रेडर्स बन जाते हैं या तो वो अपना कुछ छोटा मोटा बिजनेस वगैरह खोलने लग जाते हैं, मतलब कोई दुकान वगैरह खोल ली, कोई ठेला स्टार्ट कर लिया, कुछ इस तरीके से वो करते हैं, या फिर वो डेली वेज लेबरर बन जाते हैं या वो मजदूर बन जाते हैं। Some might find work in even smaller production units where the condition of work are even more exploitative and enforcement of laws weaker. अब कुछ लोग जो हैं इस तरीके से अपनी जॉब खो जाने की वजह से और भी जो छोटी प्रोडक्शन यूनिट्स होती हैं जहाँ पे जो कंडीशन है और भी ज्यादा खराब है, वहां पे वो जॉब लेने पे मजबूर हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें देखने मिला कि आप अगर एक जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो तो उसकी वजह से हमें ये देखने मिल रहा है कि कोई नई प्रॉब्लम खड़ी हो जा रही है। अगर हम एक क्लीन एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर असर पड़ रहा है। तो हमें ऐसा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा जो कि सबके लिए विन विन सिचुएशन हो। Advanced countries are relocating the toxic and hazardous industries to developing countries to take advantage of the weaker laws in these countries and keep their own countries safe. अब धीरे धीरे करके जो एडवांस कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये अपने देश में किसी भी ऐसे इंडस्ट्रीज को नहीं रखना चाहते जो बहुत ज्यादा पॉल्यूटिंग है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो जो डेवलपिंग नेशंस हैं, ऐसे देश जो अभी बहुत ज्यादा जो है डेवलप नहीं हुए हैं, जो अभी धीरे धीरे करके तरक्की कर रहे हैं, ऐसे देशों में ये लोग अपनी जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको भेज देते हैं, वहां पे सेटअप करने बोलते हैं। क्योंकि ऐसे देशों में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो पुअर नेशंस है, वहां पे लॉज, एनवायरमेंटल लॉज या फिर सेफ्टी जो मेजर्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है।
तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो इन वीकर लॉज का फायदा उठा के अपनी कंट्रीज को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। साउथ एशियन कंट्रीज पर्टिकुलरली इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान प्ले होस्ट फॉर इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग पेस्टिसाइड्स, एस्बेस्टॉस और प्रोसेसिंग जिंक एंड लेड। तो अगर हम साउथ एशियन कंट्रीज की बात करें, जैसे कि इंडिया हो गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मेनली ये कंट्रीज जो हैं, यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा देखने मिलता है कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटिंग है, बहुत ही ज्यादा हजार्डस हैं, वो देखने मिल रही हैं। जैसे कि पेस्टिसाइड्स हो गया, और एस्बेस्टॉस, ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि बिल्डिंग मटेरियल में बनाने में यूज होते हैं, जैसे सीमेंट वगैरह हो गया, उन्हें बनाने में इस्तेमाल होते हैं। इसी तरीके से दूसरे जो हजार्डस मटेरियल हैं, उनसे रिलेटेड इंडस्ट्रीज हमें हमारे देश में, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इस तरीके की डेवलपिंग नेशंस में हमें देखने मिल रही हैं। शिप ब्रेकिंग is another hazardous industry that is growing rapidly in South Asia। और शिप ब्रेकिंग जो है वो दूसरी ऐसी हजार्डस इंडस्ट्री है जो कि साउथ एशिया में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। Old ships no longer in use are sent to shipyards in Bangladesh and India for scraping। ऐसी पुरानी शिपें जो कि अब इस्तेमाल में नहीं है, जो खराब हो चुकी हैं, उनको इंडिया और बांग्लादेश के शिपयार्ड्स में भेज दिया जाता है स्क्रेपिंग के लिए, कि उसका जो मटेरियल है, जो दूसरा सामान है, उसको कोई और इस्तेमाल में ले लिया जाए। एक तरीके से वो हमें अपनी जो ओल्ड शिप्स हैं वो कबाड़ के रूप में बेच देते हैं। जैसे हम कबाड़ी को अपना कोई भी सामान जो है, खराब सामान जिसको अभी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसे बेच देते हैं। इसी तरीके से जो पुरानी शिप्स हैं वो बड़ी बड़े जो डेवलप्ड नेशंस हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो हमारे यहाँ पे बेच देती हैं। These ships contain potentially dangerous and harmful substances। अब ये जो ओल्ड शिप्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हजार्डस जो केमिकल्स होते हैं, जो सब्सटेंसेस होते हैं, वो ये कंटेन करती हैं। दिस फोटो शोज वर्कर्स ब्रेकिंग डाउन अ शिप इन अलंग, गुजरात। और आपको फोटो में दिख सकता है कि जो वर्कर्स हैं वो इस शिप को तोड़ रहे हैं, उसके पार्ट्स को इकट्ठा कर रहे हैं, और ये जो पिक है वो अलंग, गुजरात की है। Now conclusion. Laws are necessary in many situations, whether this be the market, office or factory, so as to protect people from unfair practices। अब जो लॉज हैं, कानून हैं, वो बहुत सारी सिचुएशंस में ज़रूरी होते हैं, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो वर्क प्लेस हो, ऑफिस हो, और भले ही वो फैक्ट्री हो। किसी भी जगह पे लोगों की सेफ्टी के लिए, लोगों की प्रोटेक्शन के लिए, ये ध्यान रखने के लिए कि किसी के साथ कुछ गलत ना हो, इन सभी चीज़ों के लिए जो लॉज हैं वो ज़रूरी होते हैं। Private companies, contractors, business persons, in order to make higher profits, resort to unfair practices such as paying workers low wages, employing children for work, ignoring the conditions of work, ignoring the damage to the environment and hence to the people in the neighborhood, etc। और जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं, जो गलत तरीके हैं काम करने के, वो अपना लेते हैं। जैसे कि वो वर्कर्स को कम वेजेस देते हैं, जितना उन्हें पैसा देना चाहिए उतना ना देकर उससे कम देते हैं। बच्चों को काम पे रख लेते हैं वो, और जो सेफ्टी चाहिए होती है काम करने के लिए, उसे इग्नोर कर दिया जाता है, और जो वर्कर्स हैं उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। जो एनवायरनमेंट है उसकी सेफ्टी पे ध्यान नहीं दिया जाता, और इसके साथ साथ जब ये सब होगा तो आसपास, उस फैक्ट्री के, उस बिजनेस के आसपास जो लोग रह रहे हैं, उसमें जो काम कर रहे हैं, उनकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। A major role of the government, therefore, is to control the activities of private companies by making, enforcing, and upholding laws so as to prevent unfair practices and ensure social justice। तो इसीलिए गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो प्राइवेट कंपनीज और इस तरीके के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, बिजनेस पर्सन हैं, उनको कंट्रोल करे ताकि वो अनफेयर प्रैक्टिसेस को ना अपनाएं, और जो भी वो लॉज बना रहे हैं उनको एनफोर्स करें और उनको अपहोल्ड करें, उन्हें बनाए रखें, ताकि जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं वो ना हो, और जो सोशल जस्टिस है उसको हम इंश्योर कर सकें, हम ये इंश्योर कर सकें कि जो लोग हैं उनके साथ गलत नहीं हो रहा। तो इस सब के लिए गवर्नमेंट को लॉस बनाने पड़ेंगे, उन्हें इन्फोर्स करना पड़ेगा और उन्हें अपहोल्ड करना पड़ेगा। This means that the government has to make appropriate laws and also has to enforce the laws। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो गवर्नमेंट है उसे सही लॉज बनाने पड़ेंगे और फिर उन्हें इन्फोर्स भी करना पड़ेगा। सिर्फ लॉज बना देने से कुछ नहीं होगा। Laws that are weak and poorly enforced can cause serious harm, as the Bhopal gas tragedy showed। अब ऐसे लॉज जो कि बहुत ज़्यादा वीक हैं, जो कि ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट नहीं हैं, और जो अगर थोड़े बहुत लॉज हैं भी, भले ही वो वीक हैं, उनको भी अगर सही से इम्प्लीमेंट किया जाए तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारे जो ट्रेजेडीज़ हैं, उनको रोका जा सकता है। बट पहले तो लॉ ही वीक है, और दूसरा उसको गंदे तरीके से अगर इन्फोर्स कर रहे हो, उसको प्रॉपरली तुम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो इसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा जो है सीरियस हार्म हो सकता है
नुकसान हो सकता है, जैसा कि हमने भोपाल गैस ट्रेजेडी के केस में देखा। While the government has a leading role in this respect, people can exert pressure so that both private companies and government act in the interest of the society. वैसे तो गवर्नमेंट का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ये इंश्योर करने में कि जो वर्कर्स की सेफ्टी है या ओवरऑल जो लोग काम कर रहे हैं किसी भी जगह पे, चाहे वो मार्केट चेन में हो या फिर फैक्ट्रीज में हो, वो सेफ रहें। वैसे तो वो गवर्नमेंट की ड्यूटी है, बट फिर भी जो लोग हैं वो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, वो गवर्नमेंट पे और प्राइवेट कंपनीज पे प्रेशर डाल सकते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि वो सोसाइटी के इंटरेस्ट में ही काम करें, लोगों के भले के लिए ही काम करें। Environment, as we saw, is one example where people have pushed a public cause and the courts have upheld the right to healthy environment as intrinsic to the right to life. तो एनवायरमेंट ऐसा इशू है जहां पे हमें देखने मिला कि लोग जो है वो आवाज उठाते हैं और जो कोर्ट है उसने भी इस बात को माना कि जो एनवायरमेंट है वो लोगों के राइट टू लाइफ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, कि लोगों को हेल्दी एनवायरमेंट मिलेगा नहीं तो फिर लोग जी कैसे पाएंगे। सो इसीलिए हेल्दी एनवायरमेंट जो है वो भी राइट टू लाइफ का ही हिस्सा है, और ये हमारा जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो बोलते हैं। और ये सब जो है वो किस लिए हो पाया, क्योंकि लोगों ने जो है इस चीज को बहुत ज्यादा वैल्यू किया, लोगों ने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया कि वो एनवायरमेंट रिलेटेड लॉज बनाए। In this chapter, we have argued that people now must demand that this facility of healthy environment be extended to all. तो इस चैप्टर में हमने ये देखा कि जो लोग हैं उन्हें ये डिमांड करनी चाहिए कि जो हेल्दी एनवायरनमेंट की फैसिलिटी है वो सभी को मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो अमीर है सिर्फ उन्हें ही हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए जो है उसे एक्सपीरियंस करने का हक है। ऐसा नहीं है, जो गरीब है उसे भी हेल्दी एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबकी बात करता है, वो सबकी इक्वालिटी की बात करता है। तो अगर अमीर को हेल्दी एनवायरनमेंट मिलेगा तो गरीब को भी मिलना चाहिए, और ओवरऑल हमें पूरा जो देश है उसको साथ लेके चलना है। Likewise, workers' right to work, right to a fair wage and decent work conditions in an area where the situation is still very unfair. People must demand stronger laws protecting workers' interests so that the right to life is achieved for all. इसी तरीके से जो वर्कर्स के राइट है, मतलब कि उनको काम मिलना चाहिए, राइट टू वर्क, राइट टू अ फेयर वेज, कि जितना वो काम कर रहे हैं उस काम का जितना बनता है उतनी ही उन्हें वेज मिले। एक डिसेंट वर्क कंडीशन हो, जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो ऐसी ना हो कि उनकी जान की परवाह ही नहीं की जा रही। अगर कोई खतरनाक काम भी है तो उसके लिए उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। तो इस तरीके से लोगों को क्या करना है कि लोगों को वर्कर्स के राइट्स के लिए भी, वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी आवाज उठानी है, ताकि जो राइट टू लाइफ है वो सभी को मिल सके। So with this, we have come to the end of our chapter number 10 of class 8 civics. I hope you like this video. If you do, then please give it a thumbs up. And if you're new to the channel, then please subscribe it. And don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we will meet in the next video with a new chapter. Till then, bye bye.